जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फेजेस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन लिटरेचर एज अ टूल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये ऐसे लिटरेचर को कहते हैं जो कि उन राइटर्स ने लिखा जिनको यूरोप ने अपनी कॉलोनीज़ बनाया था। और इन लोगों ने जैसे भी इनकी माइंड पे जो इम्पेक्ट हुआ उस कॉलोनियलिज़म का, उनकी सोसाइटी पे जो इम्पेक्ट हुआ और उनकी तरफ से जो रेजिस्टेंस आई, उसकी डोमिनेशन, जो यूरोपियन कंट्रीज़ की डोमिनेशन और उनकी लेगेसी के ख़िलाफ़, वो सारी चीज़ें उनके बारे में जो कुछ लिखा गया वो पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग में आता है। ये सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल नहीं था, बल्कि कल्चरल डोमिनेशन थी। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो कॉलोनाइज़र्स थे उनका ये एक एजेंडा था, और वो अपने इस अमल को इस तरह से जस्टिफाई करते थे कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं इनको जीने का तरीका नहीं आता, ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं और हम इनको एजुकेट करने और सिविलाइज करने आए हैं। तो वो इनके कल्चर्स को बिल्कुल डिनाई करते थे। इनकी जो सोशल नॉर्म्स वगैरह थे उनका मजाक उड़ाते थे, या फिर उसको उसको प्रैक्टिस के काबिल नहीं समझते थे, और ये इस तरह से शो करवाते थे कि हम तुम्हें जीने का नया तरीका सिखा रहे हैं, ढंग सिखा रहे हैं। तो कल्चर को भी इस तरह से डिनाई किया गया। और पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ने फिर क्या किया कि अपनी राइटिंग्स के थ्रू ये जो कल्चरल डोमिनेंस थी इसकी रेजिस्टेंस को शो करवाया, और ये पैगाम दिया सबको कि ये तमाम ममालिक जो थे, इन सब का अपना एक कल्चर था और अपने सोशल नॉर्म्स थे जिनको उन्होंने सप्रेस किया। फेमस राइटर्स जो इस दौर के हैं उनका ज़िक्र हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट। और फिर आ जाती हैं फेजेस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग। ठीक है, फर्स्ट फेज़ है द इमिटेशन फेज़। जिस टाइम पर कॉलोनियल पीरियड अभी तक चल रहा था, उस टाइम पे जो राइटिंग्स लिखी गई वो द इमिटेशन फेज़ में आती हैं। फिर सेकंड पे है नेशनलिस्ट फेज़, और फिर है लिबरेशन और पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़। इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो फर्स्ट वन है इमिटेशन फ़ेज़, ये उस टाइम पर लिखी जा रही थी जब कॉलोनाइज़र्स अभी तक वहाँ पर मौजूद थे, और इस टाइम पर ऐसा नहीं था कि रेजिस्ट किया जा रहा था, बल्कि उन्हीं की लैंग्वेज को, उनके कल्चर को इमिटेट यानी कॉपी किया जा रहा था इन राइटिंग्स में जो कि ये लोग लिख रहे थे। यानी उस टाइम पे अभी रेजिस्टेंस सामने नहीं आई थी, बल्कि उनको कॉपी करने की कोशिश की जा रही थी। और इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स थे, नंबर वन पे वो कॉलोनाइज़र्स की लैंग्वेज को इस्तेमाल करते थे। यानी अगर जहाँ पर इंग्लैंड का कब्ज़ा है, इंग्लिश इस्तेमाल की जा रही है, जहाँ पर फ्रांस का है वहाँ पे फ्रेंच, तो ये राइटर जो हैं उन्हीं की लैंग्वेज में लिखना शुरू हो गए थे। फिर उनके यूरोपियन जो लिटरेरी फॉर्म्स एंड स्टाइल्स हैं उनको कॉपी कर रहे थे। उनकी वैल्यूज़ और आइडियोलॉजी को ये लोग एक्सेप्ट कर चुके थे, और जो इनका अपना इंडिजिनस कल्चर था, लोकल कल्चर था, उसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम थी। जैसे कि इन्होंने बताया कि मैनी अर्ली इंडियन राइटर्स रॉट नॉवेल्स मॉडल्ड आफ्टर विक्टोरियन लिटरेचर। यानी अभी जो विक्टोरियन पीरियड लेटेस्ट गुजरा था उसमें जो नॉवेल्स लिखे गए थे उसी स्टाइल के नॉवेल्स इंडियन राइटर्स ने लिखने शुरू किए। इस दौर में जो लिटरेचर लिखा जा रहा था उसका पर्पस जो था वो उसको चैलेंज करना नहीं, बल्कि रीइंफोर्स करना। यानी उनके कल्चर को ये लोग एक्सेप्ट कर रहे थे उस टाइम पे जो लोग लिख रहे थे। फिर एक सेकंड फ़ेज़ आया द नेशनलिस्ट फ़ेज़, जिसको रेजिस्टेंस फ़ेज़ भी कहा जाता है। यहाँ पर आकर उन्होंने उनके ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया। यानी उन्होंने जो भी मुज़ालिम मुज़ालिम इन इन दैट सेंस कि उनके अपने कल्चर को ख़त्म करके अपना कल्चर उनके ऊपर फ़ोर्स करने की कोशिश की, तो उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर रेजिस्टेंस आई। और वो रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह से आई कि उन्होंने सबसे पहले तो कॉलोनियल आइडियोलॉजी को रिजेक्ट किया कि वो लोग सुपीरियर हैं। इस चीज़ को उन्होंने रिजेक्ट किया। फिर उन्होंने अपने इंडिजिनस कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस और लैंग्वेजेस को स्टोरीज़ में बताना शुरू किया। उसके बाद राइटर्स ने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की ताकि हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी को लोगों के सामने, उनके सामने दिखा सकें। ऐसा ना लगे कि यहाँ रहने वाले जो लोग हैं इनमें यूनिटी नहीं है। फिर जो कॉलोनियल्स ने इनको एक्सप्लॉइट किया, इनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया और इनके हकूक़ सल्ब किए, उसको उन्होंने एक्सपोज़ किया। और जो क्लोनाइज्ड लोग थे, यानी जिनको जिनको ज़बरदस्ती उसमें किया गया था अपनी कॉलोनी में शामिल, उनके लिए आवाज़ उठाई इन्होंने। तो जो ये राइटर्स थे उनमें चिन्वा अचेबे, इसका थिंग्स फॉल अपार्ट आपके सिलेबस में शामिल है। ठीक है, नगोजी वा थियांगो,
राजा राव और मुल्क राज आनंद, ये सब लोग ये राइटर्स थे जो कि उसके अगेंस्ट लिख रहे थे। नेशनलिस्ट फेज़ के इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं ये। फिर आती है द लिबरेशन और पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़, यानी जब ये लोग आज़ादी हासिल कर चुके थे तो उस टाइम पे जो राइटिंग्स लिखी गई उनमें ज़्यादातर जो नेशन बिल्डिंग और आइडेंटिटी क्राइसिस के थीम्स के साथ इन्होंने डील किया। और आखिरकार क्योंकि वो इंडिपेंडेंस अचीव कर चुके थे तो अब उन्होंने अपने कल्चरल वैल्यूज़ को सामने लाना शुरू किया। इसमें सबसे पहले आइडेंटिटी क्राइसिस हमें मिलता है उस लिटरेचर में, यानी कि उनकी जो अगर आप अभी भी देखें सब कॉन्टिनेंट में भी भले ही वो कहते हैं कि अंग्रेज़ चले गए हैं लेकिन अपना असर छोड़ गए हैं, यानी जो चीज़ें वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा के गए थे उसने उल्टा लोगों को कंफ्यूज कर दिया। अभी तक स्टिल लोग जो हैं वो उन चीज़ों को कुछ अच्छा समझते हैं और कुछ उसको बुरा समझते हैं। अपने कल्चर को अभी भी इन्फीरियर समझा जाता है और जो भी उनका कल्चर है उसको अभी भी सुपीरियर समझा जाता है। तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया था लोगों में, अपने कल्चर को लेके कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था और एक कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्यूजन का शिकार वो लोग हो गए इस तरह से कि क्या करें, उनके कल्चर को अपनाएं या अपने को। फिर न्यू गवर्नमेंट्स के ऊपर जो है वो तनकीद शुरू हो गई। हाइब्रिड हो गए थे कल्चर। वही बात है कि समझ नहीं आ रही कि अपना कल्चर ज़्यादा बेहतर है या उनका ज़्यादा बेहतर है, तो लोगों में एक प्रेजुडिस आ गया था उसके बाद। फिर डायस्पोरिक एक्सपीरियंसेस, यानी बहुत सारे लोगों को माइग्रेशन करनी पड़ी और उनका अपना कल्चर जो है वो डिस्प्लेस हुआ। इसमें इम्पॉर्टेंट राइटर सलमान रश्दी हैं, अरुंधति रॉय है, डेरेक वॉलकॉट है और वी.एस. नैपॉल है। इन लोगों ने इस फेज़ में लिखा। फिर नेक्स्ट हमारा जो सब टॉपिक इसमें आता है कि लिटरेचर को कैसे एज ए टूल ऑफ रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया गया। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, चैलेंजिंग द कॉलोनियल स्टीरियोटाइप्स, यानी उन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट दिया कि हम सुपीरियर हैं और तुम लोग इन्फीरियर हो, इस स्टीरियोटाइप को उन्होंने चैलेंज किया। जैसे कि चिन्वा अचेबे ने अपने नावल में अफ्रीका को जिस तरह से बताया जा रहा था उसको उसने चैलेंज किया है। फिर रीक्लेमिंग कल्चरल आइडेंटिटी, यानी उस राइटिंग्स के ज़रिए से उन्होंने बताया कि हमारे अपने भी लैंग्वेज और अपना कल्चर भी एग्जिस्ट करता था। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कोई कल्चर एग्जिस्ट नहीं करता और सब कुछ यूरोप ने ही आके किया। फिर री राइटिंग हिस्ट्री, यानी कोलोनाइजर्स ने जो हिस्ट्री में तब्दीलियाँ की, जो उसके तारीख़ को तब्दील करने की कोशिश कर दी, माजी में जो कुछ होता रहा था तो उसको इन्होंने री राइट किया ताकि हम आगे आने वालों को सही तरह से बता सकें कि हकीकत क्या है। फिर लैंग्वेज को एज ए रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया गया, जैसे कि इंडिजिनस लैंग्वेज में लिखना उस टाइम पर ये एक चैलेंज करने वाली बात थी। मिक्सिंग लोकल लैंग्वेज विद कॉलोनियल लैंग्वेज, यानी उनकी लैंग्वेज में अपनी ज़बान शामिल करके, ये भी एक तरह से रेजिस्टेंस की निशानी थी। फिर न्यू लिंग्विस्टिक स्टाइल्स को बनाया गया, ठीक है। गिविंग वॉइस टू द मार्जिनलाइज्ड, यानी ऐसे लोग जिनकी बात नहीं सुनी जाती थी उनको भी आवाज़ देने की कोशिश की गई। तो ये सारे इस फेजेस में हुआ, 3 फेजेस जो कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की हैं और आगे इसकी इम्पोर्टेंस बताई हुई है। इसको आप लोग डिटेल में पढ़ें और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।